नमस्कार विद्यार्थियों। आज की वीडियो से हम एक नया जो है पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, इनकम टैक्स आयकर। आज की वीडियो में अपने देखेंगे आयकर किसे कहते हैं और आयकर अधिनियम के अंतर्गत किन किन शब्दों का जिन जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उनका अर्थ क्या है, वो अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो आयकर का मतलब है ऐसा कर जो आय पर लगाया जाए। आय तो आप सामान्यतः जानते ही हैं, आय किसे कहते हैं। कोई भी प्राप्ति आय है जो मतलब आदमी को मतलब किसी को प्राप्त होती है, वो आय है। वो आय की विस्तृत कहीं परिभाषा इस नियम में नहीं दी गई है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो बताई गई हैं, विस्तृत मतलब शब्द बताए गए हैं कि इन इन चीज़ों को आय माना जाता है। तो वो अपने आगे देखेंगे। और कर है जो सरकार जो है प्राप्त करती है। तो सरकार को किया जाने वाला भुगतान जो कर है, लेकिन सरकार को किया जाने वाला हर एक भुगतान कर नहीं है। ऐसा भुगतान जो सरकार ज़बरदस्ती प्राप्त करती है, जिसमें अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है ना चुकाने का, वह कर है। जिसमें अपने पास ऑप्शन है चुकाने का, वो कर नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि मान लीजिए आप किसी सरकारी संस्था में कोई सेवा प्राप्त करते हैं और बदले में कुछ शुल्क चुकाते हैं, पैसा चुकाते हैं, तो वो शुल्क है, फीस है, वो कर नहीं है। क्योंकि इसके बदले में आपको सेवा दी जा रही है। आप सेवा लेना चाहते हैं तो वो पैसा चुका दें, नहीं तो ना चुकाएं। लेकिन कर के मामले में ऐसा नहीं होता। कर तो आपको चुकाना ही पड़ता है। कर के बदले में डायरेक्टली आपको सरकार कुछ नहीं देती, तो वो कर होता है। तो आयकर क्या है? आय पर लगने वाला कर है। इसमें सबसे पहले आती है करदाता की परिभाषा, एसएससी। एसएससी कौन है? वह व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी है, या वह व्यक्ति जिसकी जो है आय के निर्धारण के लिए या हानि के निर्धारण के लिए कोई कार्रवाई की गई है। इसके अलावा उस व्यक्ति को भी आयकर नियम के अंतर्गत करदाता मान लिया जाता है जो किसी मृतक का उत्तराधिकारी है। तो मृतक की आय के लिए आय पर कर चुकाने के लिए वो जो व्यक्ति दायी है, उसे भी करदाता मान लिया जाता है। उसी तरह कोई व्यक्ति मान लीजिए आवश्यक है, पागल है, या कोई विदेशी व्यक्ति है, इन सब व्यक्तियों के जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें भी आयकर नियम के अंतर्गत करदाता मान लिया जाता है। और एक और करदाता की जो है कैटेगरी है, उसमें एसेसी इन डिफ़ॉल्ट जिसे बोलते हैं, जो व्यक्ति किसी चूक के कारण, किसी गलती के कारण करदाता मान जाता है। जैसे लाभांश, बीमा, कमीशन, वेतन आदि का भुगतान करते टाइम भुगतान करने वाले व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि उसमें से आयकर अधिनियम के निर्देशानुसार कटौती करके भुगतान करे। अगर वो ऐसी कटौती करे बिना ही भुगतान कर देता है तो उसे भी करदाता मान लिया जाता है। अब आगे बात आती है, अगली बात है व्यक्ति, पर्सन, यानी आयकर अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति कौन है? तो व्यक्ति आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति हो सकता है। एक व्यक्ति यानी एक इंडिविजुअल में यानी प्राकृतिक व्यक्ति, हार्ड मास का व्यक्ति है जो, वो भी जो है व्यक्ति हो सकता है। उसके बाद HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एक जो है व्यक्ति हो सकता है। हिंदू अविभाजित परिवार वो होता है जिसमें परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्वजों के व्यवसाय एवं संपत्तियों से आय अर्जित की जाती है। यानी पूर्वजों का जो फैमिली बिजनेस चल रहा है उससे आय अर्जित की जाती है। तो इसके अंतर्गत जो भी परिवार के अंदर नया बच्चा जन्म लेता है वो परिवार का सदस्य ऑटोमेटिक बन जाता है, और जो भी महिला उस परिवार में शादी करके आती है वो भी इस परिवार की सदस्य बन जाती है। उसके बाद है एक कंपनी आपको पता ही है, जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है वो कंपनी भी एक व्यक्ति मानी जाती है। उसके बाद आती है एक फर्म एक साझेदारी संस्था होती है जो 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर के बनाते हैं, उसके लाभों को आपस में बांटते हैं। तो इस साझेदारी संस्था में कोई भी साझेदार हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई HUF हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का समुदाय। व्यक्तियों के समुदाय से मतलब है कि किसी विशेष उद्देश्य से जब कोई व्यक्ति एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं और वो काम करते हैं तो उन्हें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहा जाता है, व्यक्तियों का समूह कहा जाता है। इसमें केवल प्राकृतिक व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं, यानी इसमें कोई कंपनी, फर्म, HUF ये सदस्य नहीं बन सकते। केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही यानी व्यष्टि ही इसमें सदस्य बन सकते हैं। जो पहली कैटेगरी में पढ़ी थी ना, एक व्यष्टि, प्राकृतिक हार्ड मास का व्यक्ति ही इसमें सदस्य बन सकता है। उसके बाद है स्थानीय सरकार या सत्ता। ये कानून द्वारा स्थापित संस्थाएं होती हैं जैसे नगर पालिका आदि, ये भी आयकर नियम के अंतर्गत करदाता यानी व्यक्ति मानी जाती हैं। अन्य कृत्रिम व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अप्राकृतिक है यानी हार्ड मास के व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनको आयकर नियम के अंतर्गत कर निर्धारण के लिए व्यक्ति मान लिया, जैसे भगवान, देवी देवता आदि ऐसी श्रेणी के कृत्रिम व्यक्ति होते हैं। इनके यदि वैधानिक अस्तित्व रखने वाले अन्य व्यक्ति उपरोक्त वर्ग में शामिल ना हो तो भी वे इसी वर्ग में शामिल, मतलब अन्य कोई व्यक्ति है जिसका वैधानिक अस्तित्व तो है लेकिन ऊपर किसी कैटेगरी में नहीं आता, वो भी इसके अंतर्गत आएगा।
उसके बाद अगली बात आती है आय का उपयोग एवं आय का मोड, एप्लीकेशन एंड डाइवर्शन ऑफ इनकम। आय का उपयोग जो है, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी आय को कहीं नियोजित कर देता है तो उसे आय का उपयोग कहते हैं और उस आय पर कर लगता है। जैसे किसी व्यक्ति को वेतन मिलता है और उस वेतन में से वो बीमा कटौती करवाता है या कोई अन्य कटौती कटवाता है, तो उसको वास्तविक आय तो कम मिलती है, उसकी इन हैंड इनकम तो कम आती है, लेकिन उसकी पूरी आय पर ही कर लगेगा, उसे आय का उपयोग माना जाएगा। मान लीजिए 10,000 रुपये उसकी तनख्वाह है और 1,000 रुपये वो बीमे की कटौती करता है, तो उसको वास्तव में 9,000 ही मिलते हैं, उसकी आय 10,000 मानी जाएगी, क्योंकि 1,000 रुपये उसने कटौती अपनी स्वेच्छा से करवाई है। ये आय का उपयोग है। और आय का मोड वह है जिससे आय कम हो जाती है, जो मान लीजिए जो वैधानिक रूप से वो किसी को चुकाने के लिए बाध्य है, तो वो आय का मोड कहलाएगा। यानी आय के उपयोग से आय कम नहीं होती, लेकिन आय के मोड से आय कम हो जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये मिलते हैं और वो 5,000 रुपये अपने माता पिता को देने के लिए बाध्य है, तो वो 5,000 रुपये आय का मोड़ माना जाएगा। लेकिन वो वैधानिक रूप से न्यायालय के निर्णय के अनुसार बाध्य होना चाहिए। अगर वो स्वेच्छा से देता है तो वो आय का मोड़ नहीं माना जाएगा। आगे आता है प्राप्ति के देय होते आय होना। जैसे कोई प्राप्ति ड्यू हो जाती है, हमें लगता है कि हम किसी व्यक्ति से कुछ आय प्राप्त करने के लिए जो है योग्य हो गए हैं, ड्यू हो गई है, तो वैसे ही उसको आय मान लिया जाता है। अगर मान लीजिए हमें वेतन मिलता है किसी व्यक्ति से और वेतन हमें वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ लेकिन ड्यू हो गया, तो वो ड्यू होते ही आय में शामिल हो जाएगा और उसको इनकम टैक्स लगा दिया जाएगा, ऐसा मानते हुए कि आय जो है अर्जित हो गई है। उसके बाद आता है मूल्य वृद्धि को आय नहीं माना जाता। ये है, आप दुकानदार हैं, आपने कोई सामान खरीद रखा है बेचने के लिए, आपने 10,000 का खरीदा था, आज उसकी मार्केट में कीमत 15,000 हो गई है, तो आप देखोगे 5,000 का फ़ायदा हो गया, लेकिन इसको आय नहीं मानेंगे अपने, क्योंकि ये तो कीमत में वृद्धि हुई है, आपने इसको वास्तव में बेच के आय प्राप्त नहीं की, तो मूल्य में वृद्धि को आय नहीं माना जाएगा। उसके बाद संभावित आय को आय नहीं मानेंगे। आपको संभावना है कि भविष्य में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतनी आय हो जाएगी, ये कमा लेंगे, वो कर लेंगे, उसको आय नहीं मानेंगे। जब तक आय वास्तव में प्राप्त नहीं हो जाती, आय अर्जित नहीं हो जाती, उसको आय नहीं माना जाता। उसके बाद आता है स्थायी या अस्थायी स्रोत। आयकर की दृष्टि से स्थायी या अस्थायी स्रोत से कोई मतलब नहीं है। स्रोत कोई भी हो, आय अगर प्राप्त हुई है तो वो आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य मानी जाएगी। स्थायी अस्थायी से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है प्रथम बार प्राप्त होने पर ही आय है तो आय होगी, अन्यथा आय नहीं मानेंगे। मतलब जब कोई राशि हमें प्राप्त होती है तब अगर आय की कैटेगरी में आती है तो उसको आय मानेंगे, अगर बाद में उसको जाके आगे आय नहीं माना जाएगा। जैसे इसने एग्जांपल दिया है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना मकान बेचा, उसको पेश की रकम प्राप्त हुई, तो वो रकम जो है मकान का क्रेता है जो वो बाकी पैसे नहीं चुका सका और सौदा कैंसिल हो गया और पेश की रकम जो है विक्रेता ने जब्त कर ली, तो उसको आय नहीं मानेंगे, क्योंकि जब वो बेचा था तो राशि हमें पेश की प्राप्त हुई, तो पेश की प्राप्त तो आय होती नहीं है। तो वो बाद में, हालांकि वो उसने मकान नहीं खरीदा और उसके पास रकम उसके पास ही रहेगी, तो भी उसको आय नहीं माना जाएगा। हालांकि उसको मुफ्त के बन गए, जो पेश की रकम जो प्राप्त हुई थी उसकी मुफ्त के इनकम अपने कह सकते बन गई, लेकिन उसको आयकर अधिनियम के अनुसार उसको आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिस वक्त वो प्राप्त हुई थी तब वो आय नहीं थी, तब वो पेश की रकम थी, पेशगी को आय नहीं माना जाता। बाद में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि उसका मकान भी रह गया और उसके पास पैसे भी बच गए, लेकिन हम उसको फिर भी आय नहीं मानेंगे। उसके बाद है धर्मादा, गौशाला आदि के संबंध में प्राप्तियां जो होती हैं वो आय नहीं मानी जाती। पिन धनराशि आय नहीं है। किसी स्त्री द्वारा अपने घर खर्च के लिए जो राशि मिलती है उसमें से कुछ पैसा बचा लिया जाता है, उसे पिन मनी कहते हैं, उसको आय नहीं मानते। आय में हानि भी शामिल है। आय मतलब ऋणात्मक भी हो सकती है। मान लीजिए किसी समय आपको आय ना होकर के घाटा हुआ है तो उसकी भी अपने गणना आय की तरह ही करेंगे, वो ऋणात्मक आय होगी। अब आगे आता है आय। किसी भी राशि को आय मानने के लिए कुछ तथ्य और देखे जाते हैं, वो है आय का साधन। किसी भी राशि को आय तभी माना जाता है जब आय किसी निश्चित स्रोत से प्राप्त, किसी निश्चित साधन से प्राप्त होनी चाहिए। आय की नियमितता, आय दैनिक भी हो सकती है, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक रूप से नियमित हो सकती है, लेकिन एक मुश्त से प्राप्त राशि जैसे ग्रेजुटी भी आय है। लेकिन कुछ आय नियमित नहीं होती, लेकिन आयकर अधिनियम के अंतर्गत से आय माना जाता है। जैसे आपने जुए में
पैसे जीते, लॉटरी में आपको इनाम मिला, घुड़दौड़ में जीते, वर्ग बैली में जीते, ये आय नियमित नहीं होती। ये आज हुई है कल हो ना हो कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी इसको आय मान लिया जाता है। दूसरा एक विशेषता है मुद्रा के रूप में। आय मुद्रा के रूप में होनी जरूरी है, ठीक है ना। आय केवल मुद्रा के रूप में मापन उसका होना जरूरी है, तभी उसको आय मानेंगे, अन्यथा उसको आय नहीं मानेंगे। अमौद्रिक प्रतिफल को आय तभी मानेंगे जब इसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। आय बाह्य साधनों से प्राप्त होनी चाहिए, मतलब कहीं बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। एक व्यक्ति खुद से आय नहीं कमा सकता। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। पारस्परिक बीमा कंपनी या सहकारी समिति अपने सदस्यों से मतलब चंदा प्राप्त करती है या बीमा राशि प्राप्त करती है और उन्हीं को भुगतान करती है, तो ये अपने बाहर से कहीं से प्राप्त नहीं करती, लेकिन फिर भी इसे आय माना जाता है। अवैध साधनों से आय, इनकम फ्रॉम इलीगल सोर्सेज। आयकर नियम के अंतर्गत कर लगाने की दृष्टि से आय को वैध है अवैध है इसका ध्यान नहीं रखा जाता। टैक्स आप पर लगेगा, चाहे आय वैध साधन से कमाई है चाहे अवैध साधन से। आय के स्वामित्व संबंधी विवाद होने पर, आय अगर मान लीजिए आय के स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद है, तो भी इस विवाद के कारण उस आय पर कर का निर्धारण या कर की कटौती नहीं टाली जाएगी। विवाद चाहे हो, लेकिन उस पर कर लगेगा। अब आगे आता है आय अपने कर रहे हैं। आय है क्या? तो आय के अंदर कोई परिभाषा इसमें इनकम टैक्स नियम में नहीं दी है कि आय है, आय की ये परिभाषा है। एक लाइन में कहीं परिभाषा नहीं दी है। कुछ इसने प्राप्तियां बताई हैं इंडिकेटिव कि भाई ये आय हैं, और उसके अलावा भी आय हो सकती हैं, लेकिन कुछ इसने इंडिकेटिव प्राप्तियां बताई हैं, जैसे लाभ है, लाभांश है, ठीक है, पुण्यार्थ या धार्मिक संस्था को प्राप्त कोई चंदे हैं, या अनुलाभ या वेतन के स्थान पर जो लाभ हैं, कर्मचारी को कार्यालय के आवश्यक व्ययों की पूर्ति हेतु कोई विशिष्ट भत्ता दिया जाता है, उसको छोड़कर अन्य भत्ते हैं। करदाता जहाँ नियुक्त है, जहाँ पर सामान्यतः रहता है, उसके निजी व्ययों की पूर्ति, अन्य जीवन से बढ़ी हुई लागतों की क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकृत जो विशेष भत्ता है वो भी आय है। इस प्रकार से आय की परिभाषा ना दे करके कुछ प्राप्तियाँ बताई गई हैं जिसे आय माना जाता है। अब आगे आता है गत वर्ष, कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। यानी वर्तमान में कर निर्धारण वर्ष से हमारा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष की आय पर कर लगता है, ठीक है। गत वर्ष जो होता है वो कर निर्धारण के ठीक पूर्व, जो 31 मार्च है ना, जो यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक तो ये कर निर्धारण वर्ष है। अब 1 अप्रैल 2020 से ठीक पूर्व जो 31 मार्च गई है, यानी 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष जो है गत वर्ष है। यानी 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च 20 तक की अवधि जो है गत वर्ष होगी। ये सामान्य नियम है कि गत वर्ष की आय पर जो है निर्धारण वर्ष में कर लगता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। कई बार क्या होता है, निर्धारण वर्ष का इंतजार नहीं किया जाता, जिस वर्ष में आय कमाई जाती है उसी वर्ष ही उस पर कर लग जाता है। जब सरकार को ये लगे कि भाई यहाँ कर निर्धारण वर्ष का इंतजार करने के चक्कर में राजस्व का नुकसान हो सकता है, तो उस पर जो है कर उसी वर्ष में लग जाता है जिस वर्ष में वो आय कमाई जाती है। इसके उदाहरण है कुछ अनिवासियों की समुद्री जहाज़ द्वारा व्यापार से आय। जो अनिवासी व्यक्ति हैं वो समुद्री जहाज़, भारतीय बंदरगांव आदि पर जो है समुद्री जहाज़ से आय कमाते हैं, तो उनकी जो प्राप्तियाँ होती हैं उनकी 7.5% राशि को आय मानकर उस पर उसी वक्त कर लगा दिया जाता है जिस वक्त आय जो होती है। उस प्रकार भारत छोड़ के जाने वाले व्यक्ति की आय, जैसा लगे कि ये व्यक्ति भारत छोड़ के चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, तो इस पर कर उसी वर्ष लगा दिया जाता है जिस वर्ष आय अर्जित होती है। ऐसे निकाय जो अल्प अवधि हेतु स्थापित किए गए हों, ऐसा निकाय जो अगले साल रहेगा ही नहीं, तो वो अगले साल निकाय नहीं रहेगा तो अपने कर किससे लेंगे, तो कर उसी वर्ष लगा दिया जाता है जिस वर्ष आय प्राप्त होती है। कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण, हमें लगता है कि व्यक्ति कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण कर देगा, तो उस पर भी कर उसी वर्ष लगा दिया जाता है जिस वर्ष वो आय अर्जित होती है। व्यापार बंद होने की दशा में ऐसा लगे कि भाई ये व्यापार बंद हो गया, मान लीजिए कोई व्यापार साल के बीच में बंद हो गया, तो उसका कर निर्धारण उसी वक्त कर दिया जाता है, अगले वर्ष का इंतजार नहीं किया जाता। इस प्रकार से अपने इस वीडियो में आयकर नियम में काम में आने वाली मुख्य परिभाषाएं देखी। अगले चैप्टर में अपने और डिटेल में पढ़ेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार सुने और किताब जो आपके पास है उसमें से भी कंसेप्ट को देखें, समझे। आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो अपने इनकम टैक्स को आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे उसमें आपको ये शब्दों का प्रयोग अपने बार बार करेंगे, तो इन शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।